हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिसोर्स अड्डा। ऑब्जेक्टिव इंडियन पॉलिटी का 7 चैप्टर चल रहा था हमारा। उसके हमने 40 एमसीक्यूज़ कवर कर लिए हैं, तो आगे के 20 एमसीक्यूज़ देखते हैं। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन फेवर ऑफ एससीज एंड एसटीज इज गवर्न बाय। जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एससी और एसटीज को रिजर्वेशन दिया जाता है, तो वो कौन से राइट से गवर्न किया जाता है। तो याद रखिएगा, हमारा आर्टिकल 15 जो है, there shall be no discrimination on the ground of religion, race, caste, sex और place of birth। तो उसका जो एक्सेप्शन दिया है, तो उसी एक्सेप्शन के थ्रू एससी और एसटी को रिजर्वेशन मिला है, क्योंकि वो सोशली और इकोनॉमिकली भी बैकवर्ड है। तो इसका आंसर क्या बन जाता है? ऑप्शन ए। आगे देखते हैं 42nd क्वेश्चन। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग? शेड्यूल कास्ट ऑर्डर, अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट। तो इसको करेक्टली क्रोनोलॉजी से मतलब ऑर्डर में लगाना है। तो शेड्यूल कास्ट ऑर्डर कब आई थी? 1950 में। इसमें क्या किया था उन्होंने? जो शेड्यूल कास्ट है उसको, इसकी लिस्ट बनाई थी। तो वो कब आई थी? 1950 में। अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट कभी का है? 1955 का। और उसी एक्ट को बाद में उसका नाम चेंज कर दिया प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट। और एससीज एंड एसटीज प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट ये कब आया है? 1989 में। तो क्रोनोलॉजी क्या रहेगी? 1, 2, 3 एंड 4। तो ऑप्शन सी ये हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? कौन सी पेयर जो है वो करेक्टली मैच नहीं की है, ये हमें बताना है। राइट टू इक्वालिटी, उसका क्या है? इंक्लूड्स द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। राइट टू पर्सनल लिबर्टी इंक्लूड्स राइट टू लिवलीहुड। प्रोटेक्शन available to an accused person includes protection against ex post facto laws in civil matter. Protections against arrest and detention includes right to consult and to be defended by legal practitioners of one's choice। तो यहाँ पे याद रखिएगा, ए जो ऑप्शन है वो भी करेक्ट, वो करेक्ट है। राइट टू इक्वालिटी इंक्लूड द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ये करेक्ट है। राइट टू पर्सनल लिबर्टी इंक्लूड्स राइट टू लिवलीहुड, ये भी करेक्ट है। प्रोटेक्शन अवेलेबल टू एन एक्यूज पर्सन इंक्लूड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ इन सिविल मैटर दिया है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए था? क्रिमिनल मैटर्स होना चाहिए था। इसके कारण सी जो है ये रॉन्ग है, इसलिए हमारा आंसर क्या बन जाता है? ऑप्शन सी। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी? यहाँ पे सिर्फ इमरजेंसी दी है, तो कौन से राइट जो है फंडामेंटल राइट वो इमरजेंसी के दौरान सस्पेंड नहीं किए जा सकते? तो यहाँ पे याद रखिएगा, एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21 सभी जो राइट्स है वो सस्पेंड हो जाते हैं। तो यहाँ पे राइट्स अंडर आर्टिकल 20 एंड 21 ये हमारा आंसर रहेगा। और याद रखिएगा, आर्टिकल 19 जो है वो सिर्फ और सिर्फ अगर एक्सटर्नल इमरजेंसी रहेगी तभी सस्पेंड होता है। आगे देखते हैं, असर्शन एंड रीजन दिए। असर्शन क्या है? स्पीकिंग ऑन आर्टिकल 32 इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, डॉक्टर अंबेडकर डिस्क्राइब द आर्टिकल एज अ वेरी सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 32 जो है उसको डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा था? सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये करेक्ट है। उसका रीज़न क्या बताया है? आर्टिकल 32 प्रोवाइड्स इफेक्टिव रेमेडीज अगेंस्ट वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ये भी करेक्ट है। तो हमें पता है कि आर्टिकल 32 जो है वो क्या करता है? हमें जो राइट दिए हैं वो प्रोटेक्ट करने का राइट देता है, इसके कारण ही उसको सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। तो ये इसका आंसर क्या आएगा? Both A and R are individually true and R is the correct explanation of A. Next question, which of the following statements about the right to freedom of religion is not correct? कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है बोला है? कौन से फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में देखते हैं। द स्टेट कैन रेगुलेट इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल और अदर सेक्युलर एक्टिविटीज विच मे बी एसोसिएटेड विथ रिलीजियस प्रैक्टिसेस। तो ये जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है। स्टेट को रेगुलेट, रिलीजियस प्रैक्टिसेस को रेगुलेट करने का अधिकार है। कौन सी? इकोनॉमिक, फाइनेंशियल रहेगी या पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ रहेगी।
सेकंड क्या है, रिस्ट्रिक्शंस कैन बी इम्पोज ऑन द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन ऑन द ग्राउंड ऑफ मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ। तो ये भी जो सेंटेंस है एक करेक्ट है। राइट टू फ्रीडम पे रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है ऑन द बेसिस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ। एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन हैज़ अ राइट टू एस्टैब्लिश मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पज़। ये भी जो सेंटेंस है ये करेक्ट है। कोई भी रिलीजियस डिनोमिनेशन या ट्रस्ट रहेगा उसको मतलब रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है उसको इस्टेब्लिश करने का एंड मेंटेन करने का राइट है। नेक्स्ट क्या है, फंड्स appropriated by religious denomination from promoting and maintaining a particular religion are taxable। तो यहाँ पे याद रखिए उन्होंने पर्टिकुलर बोला है, पर्टिकुलर रिलीजन आर टैक्सेबल। तो ये जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या बन जाता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, through which provisions does the Constitution of India explicitly prohibits racial discrimination। racial discrimination जो है वो कौन से राइट से प्रोहिबिट करने की कोशिश की है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या दिए, आर्टिकल 14 एंड 17, आर्टिकल 17 एंड 23, आर्टिकल 15 एंड 16, आर्टिकल 17 ओनली। तो यहाँ पे याद रखिएगा आर्टिकल 14 किसके बारे में है, इक्वालिटी के बारे में। 17 जो है अनटचेबिलिटी के बारे में, लेकिन वो पर्टिकुलर कास्ट के बारे में है। और यहाँ पे 23 जो है, 23 क्या है, जो लेबर जो फोर्स लेबर वगैरह रहे थे उसके बारे में है 23rd आर्टिकल। तो आर्टिकल 15 एंड 16 जो है वो जो है डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। मतलब यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, आर्टिकल 15 एंड 16, मतलब आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइट कैनॉट बी इन्फर्ड फ्रॉम आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब आर्टिकल 21 के अंदर कौन सा राइट नहीं है ये उन्होंने पूछा है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, राइट अगेंस्ट इनह्यूमन ट्रीटमेंट, राइट अगेंस्ट डिलेड एग्जीक्यूशन, राइट अगेंस्ट सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन। यहाँ पे याद रखिएगा ऑप्शन ए, बी एंड सी जो है वो राइट आर्टिकल 21 में मेंशन है, लेकिन राइट टू फॉर्म एसोसिएशन जो है आर्टिकल 19 का पार्ट है। इसके कारण हमारा आंसर क्या आता है यहाँ पे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड। कौन सी पेयर जो है वो करेक्टली मैच की गई है। तो यहाँ पे देखते हैं, रिट ऑफ हिबस कॉर्पस अवेलेबल अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल्स एज वेल। तो यहाँ पे रिट ऑफ हिबस कॉर्पस जो है वो प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी अवेलेबल ऐसा पूछा है, मतलब पब्लिक प्लस प्राइवेट इंडिविजुअल। तो हमें पता है कि ये जो पेयर है वो करेक्टली मैच की गई है, इसके कारण यही हमारा आंसर बन जाता है। आगे के ऑप्शन देखते हैं क्या है, रिट ऑफ को वारंटो। तो को वारंटो जो है क्या बोला है उन्होंने, अवेलेबल अगेंस्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट ओनली। लेकिन ऐसी बात नहीं है, को वारंटो जो है वो पब्लिक ऑफिस के अगेंस्ट भी ली जा सकती है। ओके, तो ये जो है रॉन्ग बन जाता है। रिट ऑफ सर्टियरी, सर्टियरी जो है उन्होंने क्या बताया, अवेलेबल अगेंस्ट ऑटोनोमस बॉडीज ओनली। तो सर्टियरी जो है वो अगेंस्ट मतलब लेजिस्लेटिव बॉडी या प्राइवेट बॉडी रहेगी उसके अगेंस्ट अवेलेबल नहीं है। मतलब सर्टियरी जो है वो सिर्फ जुडिशियल बॉडी के अगेंस्ट ही अवेलेबल होगी, इसके कारण ये भी रॉन्ग बन जाता है। रिट ऑफ प्रोहिबिशन, रिट ऑफ प्रोहिबिशन जो है वो ओनली क्वाजी जुडिशियल एंड जुडिशियल अथॉरिटी के अगेंस्ट ही अवेलेबल हो सकती है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या दिया, अवेलेबल अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट्स ओनली, इसके कारण ये भी रॉन्ग बन जाता है। आगे देखते हैं, असर्शन एंड रीजन दिए है। असर्शन क्या है, एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी चाइल्ड बिटवीन एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स। तो ये स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट है, हमें पता है 6 to 14 के एज के बिटवीन जो है उनको एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट दिया गया है। कौन से आर्टिकल, आर्टिकल 21A के अंडर। और उसका रीज़न क्या बताए, द 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द राइट टू एजुकेशन। तो यहाँ पे याद रखिएगा 84th नहीं 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। तो इसके कारण रीज़न जो है वो रॉन्ग बन जाता है। तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, ऑप्शन सी।
आगे देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स इज अवेलेबल टू बोथ द सिटीजन्स एंड एलियंस। कौन से जो फंडामेंटल राइट हो सिटीजन एज वेल एज एलियंस को अवेलेबल है। तो हमने पहले भी देखा है कौन से राइट जो सिटीजन ओनली सिटीजन को अवेलेबल है, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30। तो यहाँ पे कौन से राइट दिए, राइट टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन, यहाँ पे आगे पब्लिक एम्प्लॉयमेंट या रहेगा, तो ये आर्टिकल कौन सा, आर्टिकल 16। राइट टू फ्रीडम अंडर आर्टिकल 19, ओके आर्टिकल 19। तो आर्टिकल 19 किसके लिए, बोथ सिटीजन एज वेल एज एलियंस को, सॉरी ये सिर्फ सिटीजन के लिए अवेलेबल है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट कौन से है यहाँ पे, आर्टिकल 29, 30 का पार्ट है। राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ ये आर्टिकल 14 का पार्ट है। तो उन्होंने क्या बोला है, सिटीजन एज वेल एज एलियंस को कौन सा राइट अवेलेबल रहेगा यहाँ पे, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी मतलब आर्टिकल 14। Which of the following are not included in the right to freedom of religion in Constitution of India? तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है उसमें कौन सा राइट जो है ऐड नहीं किया गया, ये उन्होंने पूछा है। देखते हैं क्या क्या सेंटेंस दिए। फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड राइट टू प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट रिलीजन, ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन का पार्ट है। आगे क्या है, लेविंग ऑफ टैक्सेस और यूजेस ऑफ फंड्स ऑफ गवर्नमेंट फॉर प्रोमोटिंग और मेंटेनेंस ऑफ एनी रिलीजन, ये जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है, क्योंकि टैक्सेस नहीं लगाई जा सकती फॉर द प्रमोशन ऑफ रिलीजन। आगे क्या है, एस्टेब्लिशमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ रिलीजियस एंड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, तो ये भी ये करेक्ट है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को एस्टेब्लिश किया जा सकता है। इम्पार्टिंग ऑफ रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन एनी गवर्नमेंट मेंटेन इंस्टीट्यूशन, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। गवर्नमेंट मेंटेन इंस्टीट्यूशन रहेगी तो उसमें रिलीजियस इंस्ट्रक्शन जो है उनको कम्प्लीटली प्रोहिबिट किया गया है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, नॉट इंक्लूडेड बोला है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या आना चाहिए, 2 एंड 4। तो कौन सा आंसर, डी। आगे देखते हैं, विच वन ऑफ द अंडर मेंशन्ड राइट इज गारंटीड टू सिटीजन एज अ राइट टू फ्रीडम अंडर आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 के अंडर जो फ्रीडम दिए तो कौन से जो है वो आर्टिकल 19 के अंडर मतलब मेंशन किए गए हैं। ओके, तो कौन से दिए, राइट टू वोट, ये आर्टिकल 19 में मेंशन है क्या, नहीं है। राइट टू सिटीजनशिप नहीं है। राइट टू कंटेस्ट एन इलेक्शन नहीं है। राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म, ये आर्टिकल 19 का पार्ट है, इसलिए हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसर्शन एंड रीजन दिए है। एसर्शन क्या है, इन मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया आर्टिकल 31C एज अमेंडेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन was held invalid, कौन सी अमेंडमेंट थी, 42nd अमेंडमेंट, और उसका रीज़न क्या बताए, द अमेंडमेंट ऑफ आर्टिकल 31C डिस्ट्रॉय द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे याद रखिएगा आर्टिकल 31C किसके बारे में है, अगर कोई भी DPSP डायरेक्टर प्रिंसिपल रहेगा तो उसको इम्प्लीमेंट करने के बारे में आर्टिकल 31C था। तो आर्टिकल 31C में कौन से DPSP दिए, आर्टिकल 39B और सी, तो ये दोनों को ही इम्प्लीमेंट करने के लिए आर्टिकल 31C का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन इसी अमेंडमेंट से उन्होंने क्या बताया था कि कोई भी DPSP अगर रहेगा उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आर्टिकल 31C का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके कारण ये जो अमेंडमेंट थी उसको इनवैलिड बताया था और वो बेसिक स्ट्रक्चर को भी अफेक्ट करता था। तो दोनों भी जो है यहाँ पे सेंटेंस करेक्ट है और वो रीज़न जो है करेक्टली बताया गया है इसी एसेशन का। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाता है, ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर आर इंडिविजुअली ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ग्राउंड्स ऑन विच डिस्क्रिमिनेशन ऑफ सिटीजन फॉर एडमिशन इनटू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इज कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोहिबिटेड। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने के लिए कौन से ग्राउंड पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता, तो यहाँ पे दिया है रिलीजन एंड रेस, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, नेशनलिटी एंड कलर, एज एंड नेटिविटी। तो यहाँ पे याद रखिएगा रिलीजन एंड रेस मेंशन है, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ भी मेंशन है, लेकिन नेशनलिटी एंड कलर एंड एज एंड नेटिविटी इसका कोई कहाँ पे भी मेंशन नहीं किया है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आता है, 1 एंड 2, ऑप्शन बी। आगे देखते हैं,
इंदिरा साहनी कौन सी जो पेयर है करेक्टली मैच किया है, तो ये पूछा है इंदिरा साहनी केस बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे हमें पता है कि इंदिरा साहनी केस 1992 में आई थी और ये जो है वो किसके बारे में थी, तो वो बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो रिजर्वेशन दिया था तो उसके बारे में केस थी, इसके कारण ये जो है रॉन्ग बन जाता है। मिनर्वा मिल्स केस, मिनर्वा मिल्स जो केस है वो उन्होंने यहाँ के पास बताया इन्वोकेशन ऑफ आर्टिकल 356, तो ये भी यहाँ पे रॉन्ग है। ये किसके बारे में थी, 1980 में आई थी और ये जुडिशियल रिव्यू के बारे में केस थी, तो इसके कारण ये रॉन्ग बन जाता है। मेनका गांधी केस जस्ट फेयर एंड रीजनेबल प्रोसीजर ऑफ लॉ, तो ये जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है। ये केस किसके बारे में थी, आर्टिकल 21 जो है जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का जो प्रिंसिपल है वो इसी केस से अप्लाई हो गया था इंडिया में। ओके, और आर्टिकल 21 जो है इसी केस से के बाद एक्सपांड होने लगा था। और गोपालन केस, गोपालन जो केस है वो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ या ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इसके बारे में ही है, इसके और इन्होंने यहाँ पे क्या बताया, फाइनेंशियल इमरजेंसी, इसके कारण ये रॉन्ग बन जाता है। तो हमारा आंसर क्या आता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, assertion एंड रीजन दिए। assertion क्या है, एन एक्यूज पर्सन हैज़ बीन गारंटीड द राइट टू बी इन्फॉर्म ऑफ नेचर एंड कॉज ऑफ एक्यूजेशन। और रीज़न क्या है, द एक्यूज पर्सन कैन गेट हिज कन्विक्शन क्वेश्ड अपॉन वैग एंड ऑब्सकर चार्जेस। तो यहाँ पे क्या है, अगर कोई भी पर्सन पे कोई चार्जेस लगाए गए तो उसको उसका रीज़न बताना इम्पोर्टेंट नेसेसरी है, तो ये जो एसर्शन है ये करेक्ट बताया है। और उसका रीज़न क्या है, अगर वो चार्जेस अगर मतलब गलत लगेंगे चार्जेस तो उसको स्क्वैश किया जा सकता है, मतलब उसको रिमूव किया जा सकता है, वही उसका रीज़न है। इसके कारण हमारा आंसर जो है ऑप्शन ए आता है। बोथ ए एंड आर आर इंडिविजुअली ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आगे देखते हैं, यहाँ पे लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 दिए, उसको हमें मैच करना है। तो क्या है, हिबस कॉर्पस, मैंडामस, को वारंटो एंड सर्टियररी। यहाँ पे हमें उसका मतलब पता होना जरूरी है। हिबस कॉर्पस का मतलब क्या है, हमें जो अगर कोई किसी को डिटेन किया तो उसकी बॉडी प्रेजेंट करना जरूरी है। देखते हैं ऐसा कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे। अपॉइंटमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी टीचर, कस्टडी ऑफ ए चाइल्ड टू पेरेंट, वायलेशन ऑफ नेचुरल जस्टिस, रिफंड ऑफ मनी इलीगली कलेक्टेड एज अ सेस बाय टैक्सिंग अथॉरिटी। यहाँ पे जो है चाइल्ड की बॉडी जो है पेरेंट को उसको मतलब प्रेजेंट करना जरूरी है, तो इसके कारण हिबस कॉर्पस जो है उसको क्या मैच होगा, कस्टडी ऑफ चाइल्ड बाय पेरेंट, ऑप्शन 2। मैंडेमस, मैंडेमस का क्या मतलब रहता है, अगर मतलब कोई भी लोअर अथॉरिटी ठीक से काम कर नहीं रही है तो उसको कमांड मतलब वी कमांड टू वर्क, मतलब उसको वर्क करने के लिए वो बता सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कौन सा ऑप्शन उसको मैच हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए ये जो ऑप्शन मतलब रिफंड ऑफ मनी इलीगली कलेक्टेड एज ए सेस बाय टैक्सिंग अथॉरिटी, ये जो है मैंडामस के अंडर आता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या जाता है, ऑप्शन 4। बाद में को वारंटो, को वारंटो जो है इसमें क्या रहता है, मतलब अगर कोई अथॉरिटी रहेगी तो उसकी मतलब लीगैलिटी, अगर ये लीगली उसने ऑफिस को एक्वायर किया है या नहीं ये चेक करना। तो ये कौन सा ऑप्शन से मैच होगा, तो को वारंटो के लिए क्या आएगा, ऑप्शन मतलब अपॉइंटमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी टीचर जो है ये को वारंटो के अंडर आएगा। ओके, और सर्टियररी, सर्टियररी क्या है, सर्टियररी जो है अगर नेचुरल जस्टिस वायलेट होता है तो यहाँ पे सर्टियररी का रेट आएगा। तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए यहाँ पे, 2, 4, 1 एंड 3, मतलब ऑप्शन बी। आगे देखते हैं 59 क्वेश्चन, राइट टू लाइफ इमेनेट्स फ्रॉम। राइट टू लाइफ जो है ये क्या इमेनेट करता है, मतलब ये जो 21 का आर्टिकल है उसमें क्या मेंशन है या नहीं वो उन्होंने पूछा है। आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 21 इंक्लूड्स राइट टू डाई, ऑप्शन ए। आर्टिकल 19 डज नॉट इंक्लूड्स राइट टू डाई, आर्टिकल 19 एंड 20 एंड डज नॉट इंक्लूड राइट टू डाई, आर्टिकल 21 डज नॉट इंक्लूड राइट टू डाई। तो राइट टू लाइफ जो है आर्टिकल 21 के बारे में है,
और उसमें राइट टू डाई जो है वो मेंशन नहीं किया है। इसके कारण हमारा आंसर क्या बन जाता है, ऑप्शन डी, आर्टिकल 21 डज नॉट इंक्लूड राइट टू डाई। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर एक्सेप्शन टू फंडामेंटल राइट्स इनुमरेटेड इन आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 19। तो कौन से जो आर्टिकल जो है वो एक्सेप्शन है, कौन से, आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 19 के अंडर जो राइट दिए गए हैं। तो हमें पता है जो प्रॉपर्टी के जो मैटर रहते हैं और जो डीपीएसपी को अगर इम्प्लीमेंट करना हो तो इसके जो मतलब मैटर रहेगा, तो उसी टाइम जो कंटेक्स्ट में आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 19 आता है। तो कौन से आर्टिकल हमें पता है, 31A जो है वो किसके बारे में है, प्रॉपर्टी के बारे में है। एंड जो 31C जो है वो क्या है, डीपीएसपी के बारे में है। तो 31A एंड 31C यही हमारा आंसर होना चाहिए, तो ऑप्शन सी। ओके, यहाँ पे हमने हमारे 20 MCQs कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।